नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूँ कि 2-4 सालों से जो स्टॉक अभी रेंज बाउंड थे, वो ब्रेकआउट दे सकते हैं तो। अगर मैं आपको बोलूँ जो सेक्टर बहुत ज़्यादा परेशानी में था, आज वो ब्रेकआउट की कगार पर आ सकता है। वैल्यू स्टॉक वो आज बन चुके हैं और उसी वैल्यू स्टॉक के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे न्यूज़ और उसके साथ-साथ एक एनवायरनमेंट बन रहा है जो इन्हीं स्टॉक को बूस्ट कर सकता है। इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूं कि कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी, कोई भी सेक्टर बहुत सालों तक रेंज बाउंड नहीं रह सकता। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि स्टॉक तो ग्रो हो रहा है, कंपनी ग्रो हो रही है, स्टॉक मतलब कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, कंपनी बढ़िया से ग्रो हो रही है, बट सेक्टर में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है और ओवरऑल वो फोकस में नहीं है, इस वजह से वहां पे ग्रोथ नजर नहीं आती। जिस वक्त ओवरऑल मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर होता है ना, तो ऐसे स्टॉक्स को और ऐसे सेक्टर के ऊपर फोकस आ जाता है, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है और बाकी सारे सेक्टर ग्रो हो चुके हैं। अब थॉट प्रोसेस ये होती है कि अगर समझो मार्केट टॉप से नीचे आने की शुरुआत कर दे तो क्या होगा? वाट लग जाएगी। इस केस में हम ये करेंगे कि जो सेक्टर ऑलरेडी डाउन है, वैल्यू इन्वेस्टिंग लगता है और उसमें बिजनेस भी अच्छा खासा आ सकता है और टर्नओवर बढ़ सकता है। हमें क्या चाहिए? फंडामेंटल ग्रोथ चाहिए, सेल्स में ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिट में ग्रोथ चाहिए, तभी हम सोचेंगे कि स्टॉक में भी ग्रोथ होगी। बट ये सारी चीजें फंडामेंटल्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है बट स्टॉक में नहीं है, इसीलिए हम वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अभी अगर हम देखें तो कोविड में बहुत ज्यादा मार्केट को डेंट आया था और मार्केट को डेंट आने के बाद एक रिकवरी भी आ गई। उसके बाद कंसिस्टेंटली रेंज बाउंड में रहने वाला जो मार्केट था, वो मार्केट था चाइना का। चाइना में इतनी ज्यादा ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है। यूएस, यूरोप और चाइना जहां पे मेजर क्राइसिस हमें नजर आ रहे हैं और वो आगे भी थोड़े आते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे रीजन है कि उनका जो रेट कट का प्रोसेस है वो डिले हो गया। बार बार मैं उसी के ऊपर आ जाता हूं। जब तक प्रॉपर रेट कट्स नहीं करती कंट्री, तब तक उनका रिफॉर्म होना, या आप बोल सकते हो कि जो पोजीशन उनकी पहले थी उसको ब्रेकआउट देके ऊपर जाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे चाइना से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसी रिलेटेड कुछ स्टॉक भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चाइना में अगर हम देखें ना, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो 20, 25, 30 साल आगे का होता है। समझ लो, यहाँ पे XYZ एक नई टेक्नोलॉजी आई है इंडिया में, ये सेम टेक्नोलॉजी वहां पे 10-15 साल पहले आ चुकी होती है मेजरली। अगर और थोड़ा इसको ड्रिल डाउन करने की हम कोशिश करें कि बिजनेस बढ़ने वाले हैं, ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है, हमारी कंट्री अब बहुत आगे बढ़ने वाली है, इसीलिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में 10-15 साल के बाद बनेगा, वो उनके पास ऑलरेडी बन के रेडी है। उनकी सिटीज जाके आप देखो, बहुत मतलब ऐसे आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा मैं इसको ग्लोरीफाई कर रहा हूं, बट ये फैक्ट है। चाइना की बहुत सारी चीजें अंदर से बाहर नहीं आती है या उसको बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं हम उसको, सराहना नहीं मिलती है। बट एक चीज याद रखना, जिस कंट्री ने बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट किया है उस कंट्री को हमें अच्छा ही बोलना होगा। हमें लग रहा होगा कि अरे यार चाइना तो हमारे अपोनेंट है, उसको गाली देना, ये देना, वो देना, ठीक है। मैं कोई चाइना का बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूं, ना मुझे चाइना में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बट इंटरेस्ट इसी बात में है कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है। चाइना में भी मेजरली एग्रीकल्चर का ही काम चलता था, उसके बाद में वो इंडस्ट्री में आ चुके हैं। इंडस्ट्री का काम करते करते, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते करते अब वो सर्विसेज में भी आ रहे हैं। समझ जाना जो चीज, अब सर्विसेज में हमारा बहुत ज्यादा फोकस है इंडिया का, ये भी याद रखना। हम यूएस को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, वहां से हमारा अच्छा खासा अर्निंग होता है। अब इसी सेक्टर में चाइना भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया अभी हब बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि चाइना प्लस वन ये थीम चल रही है। बट मेजरली अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो एक चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए कि चाइना की अगर ग्रोथ नहीं होती है तो इंडिया के ग्रोथ में भी लिमिटेशंस आएंगे, क्योंकि सारी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। फिलहाल हम बात करते हैं कि कौन से कंपनीज को डेंट पड़ा था, जेएसडब्ल्यू को, टाटा को और उसके साथ साथ वेदांता को। उनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर आ रहा था, बट अभी मेरे हिसाब से ये प्रेशर हट जाना चाहिए, क्योंकि 3, 4, 5, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने अगर आप देखो, मतलब जनवरी के बाद, दिसंबर जनवरी से मैं कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं कि चाइना में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। उसके पीछे का रीजन भी, मैं आपने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, कैसे आप बोल सकते हो चाइना ग्रो होगा, ये होगा, वो हमारे दुश्मन है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो,
क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना वो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, क्योंकि उनके कुछ ऊपर के लोग डिसीजन लेंगे कि इनके अंदर घुसना है, हमारे कुछ लोग बोलेंगे कि इनके ऊपर फायरिंग करना है, ये चलता रहेगा। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट ट्रेडिंग और बिजनेस इज अ डिफरेंट पार्ट, उसको अलग नजरिए से देखना पड़ेगा और दोनों को समझना पड़ेगा कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वहां की गवर्नमेंट जो है ना चाइना की, बहुत एग्रेसिव है। एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है वहां से, PBOC मतलब पब्लिक बैंक ऑफ चाइना ने कुछ अनाउंसमेंट करी है, स्टिमुलस पैकेज निकाला है, उसको जारी किया गया है। वहां पे उन्होंने बता दिया कि हम मल्टीपल चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। अब उन्होंने क्या क्या बताया ये मैं बोलना चाहता हूं, बट उसके पहले मैं एक पॉइंट पे कट कर दिया। वो पॉइंट था डेवलपमेंट का, जहां पे एग्रेसिव डेवलपमेंट चल रही है। अगर कंट्री ग्रो हो रही है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो इसका मतलब वो 10 15 20 साल 40 साल आगे का सोच के घर बनाना शुरू कर दिए। बहुत तगड़ा। वहां पे एक बहुत बड़ी कंपनी थी, वो क्रैश कर गई थी। उस कंपनी का नाम बताना जो रियल एस्टेट में काम करती थी। उस कंपनी के क्रैश होते ही चाइना खत्म हो जाएगा ये बोला जा रहा था। तभी भी मैंने बोला था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले वो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट चाइना पे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट किस प्रकार से चलती है वो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता। क्लियरली डिक्टेटरशिप है, फिर भी जिस प्रकार से वो ग्रो कर रहे हैं काबिले तारीफ है। जब सरकार चेंज हो गई या कंट्रोल चेंज हो जाएगा तब बहुत बड़ा इशू आ सकता है वहां पे। वो कब, अगले सेशन में हम बात करेंगे, अभी उसके ऊपर डिस्कस बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। जो घर डेवलप बहुत ज्यादा हो चुके थे, उसमें दिक्कत ये आई कि उनका एवरग्रांड का जैसे ही क्रैश हुआ उसके बाद में वहां पे रियल एस्टेट के प्राइसेस शार्पली फॉल होते चले गए, क्योंकि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक गई, इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं कट नहीं हो रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। उस वजह से बिजनेस को प्रॉब्लम होने लगा। यूएस ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इंडिया के साथ बहुत ज्यादा बन नहीं रहा था। हम इंपोर्ट ड्यूटी और ज्यादा बढ़ाने लगे, जो चाइना से माल आता गया, फिर चाइना पे इंपैक्ट होता गया और उसी वजह से रियल एस्टेट में क्राइसिस आनी शुरू हो गए। जैसे ही रियल एस्टेट के रेट कट होने लगे, उससे ही सेल करने की संख्या बढ़ने लगी। जब लोग बेचने लगे, सप्लाई बढ़ने लगा, डिमांड कम होने लगी, बहुत ज्यादा वाट लगने लगी। लोग रियल एस्टेट में अंधाधुंध पैसा लगा रहे थे। रीजन बिहाइंड दैट कि पैसा आ रहा है तो कहां से ग्रो करे, रियल एस्टेट में लगा के, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बाय कर रहे थे। एक एक इंसान के 4 4 5 5 10 10 होम होने लगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको देख रहा था और बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो गया। ये अलग चीज। अब उससे कट टू आगे जाके हमें समझ में आया कि डिमांड तो बहुत कम हो चुकी है। एक एक डेढ़ सिटीज वहां पे बनने लगी, जहां पे एक इंसान नहीं दिखने मिल रहा था, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज वहां पे नई नई बनाई जा रही थी। अब जो नई सिटीज बनाई जा रही थी, वहां पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोगों ने परचेसिंग किया हुआ था। अब नया बायर उसको नहीं मिल रहा था, लोग वहां पे रहने के लिए नहीं आ रहे थे, लोगों के जॉब जा रहे थे, इसीलिए लोग अपने घर वापस जा रहे थे। इसीलिए जो नई डेवलप्ड सिटीज है वहां पे डेड सिटीज करार दिया जा रहा था उनको। और उसके बाद अगर हम देखें ना, वाट लगी पड़ी थी रियल एस्टेट की। अब उसको रिफॉर्म करने के लिए अब कंपनी क्या कर रही है, अब देश क्या कर रहा है, अब उनकी बैंक्स क्या कर रही है, उसके ऊपर हम थोड़ा रुक करते हैं। बैंक्स ने बोल दिया कि हम ट्रिपल आर जिसको बोला जाता है रिजर्व रिक्वायर्ड रेशो, ये सीधा 50 बेसिस पॉइंट से कट किया गया। उसके बाद में ट्रिपल आर वही रिजर्व रिक्वायर्ड रेशो 7 डेज का जो भी ड्यूरेशन का होता है उसको 20 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया। जो भी डाउन पेमेंट एक सेकंड होम बाय करने के लिए लगता है, देखो फर्स्ट होम तो है ही, उसके साथ साथ अगर हम सेकंड होम बाय करते हैं तो डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट जो है ना वो कम कर दी। उससे क्या होगा, डाउन पेमेंट कम लगेगा, उससे ईएमआई लगेगा, ईएमआई लगते ही आप जॉब करने लग जाओगे, आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और ईएमआई पे करना पड़ेगा। इस वजह से एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लोग बहुत ज्यादा जॉब ढूंढने के लिए लग सकते हैं जो अभी फिलहाल घर में बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ सेल्स बढ़ जाएगा। दूसरे एक चीज उन्होंने की, जो भी एग्जिस्टिंग मॉर्गेज लोन्स है उनका 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर दिया। 25 बेसिस से 50 बेसिस पॉइंट तक मार्जिन मनी जो भी होता है फॉर सेकंड होम उसको भी कम कर दिया गया है। और 50 बेसिस पॉइंट की सीधा रेट कट, जो भी आप होम लोन लोगे और उसके साथ साथ बाकी भी लोन लोगे उसमें आपको ½ गिरावट नजर आएगी। सबसे बड़ी बात यहां पे और एक मैं बोलना चाहता हूं, ये होने के बाद
रियल एस्टेट की ग्रोथ वहां की नजर आ जाएगी। रियल एस्टेट की ग्रोथ होती है, इसका मतलब सिंपल है कि वहां पे स्टील की डिमांड भी बढ़ सकती है। जो इंडिया में आके वो लोग डंप कर रहे थे या अदर कंट्रीज में जाके डंप कर रहे थे, वो सीधा उन्होंने बंद कर दिया। वो करने से होगा ये कि उनका इन हाउस रिक्वायरमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा, ताकि सेल्स भी बढ़ जाएगा। जैसे सेल्स बढ़ेगा, इंडिया में उनका इंपोर्ट होना कम हो जाएगा और इंडियन स्टॉक की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ सकती है। उसके साथ साथ उनका जो स्टॉक मार्केट है, उनको भी वो अच्छा खासा ग्रो कराना चाहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 6 लाख करोड़ का प्रोविजनिंग उन्होंने उसके लिए कर दिया है और 6 लाख करोड़ और करेंगे उनके स्टॉक मार्केट में। इतनी बड़ी अमाउंट जब भी एक रेंज बाउंड मार्केट में पड़ जाती है ना, एक ट्रैक्शन, एक ब्रेकआउट, एक ग्रोथ नजर आती है, उस वजह से रिटेलर का पैसा भी और ज्यादा बढ़ने लगता है और वहां पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव नजर आ सकती है। जो इनका इंडेक्स है, ड्रैगन इंडेक्स आप बोल सकते हो, जो यूएस मार्केट में लिस्टेड है, जहां पे मल्टीपल कंपनी अलीबाबा जैसी और एंड जैसी लिस्टेड कंपनीज है, वो इंडेक्स एक दिन में 10% ग्रो हुआ है। इसका मतलब समझ जाना, एक इंडेक्स 10% बढ़ना मतलब एक इमेजिन कर लो, अभी अपना इंडेक्स 26,000 के आसपास है, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे सीधा 2,500 पॉइंट की ग्रोथ एक दिन में दिखना। इमेजिन करो, निफ्टी 2,500 पॉइंट एक दिन में बढ़ा, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी बात वहां पे हो चुकी है और इसी वजह से जो प्रेशियस मेटल है उनके भी रेट बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गोल्ड में बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है, इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्रूड के प्राइसेस $67 से सीधा $75 तक पहुंच चुके हैं। इसी वजह से कुछ कंपनियों के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि चाइना में जो बात बाहर निकली है 6 लाख करोड़ वाली, वो सिर्फ 10% हो सकता है जो उन्होंने प्लान किया है। अप्रोक्सीमेटली कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं 50 से 60 लाख करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है ओवरऑल। तो समझ जाना किस लेवल पे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से एक ही लाइन में आपको बोलना चाहता हूं, करो या मरो, इस लेवल पे ये लोग आ चुके हैं। बहुत एग्रेसिवली प्रयास किया जाएगा अपनी इकोनॉमी को ग्रो कराने का, अपनी इन द सेंस उनकी चाइना की इकोनॉमी का, और वो बहुत एग्रेसिवली जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 100% वो बहुत ज्यादा ग्रो होते हुए नजर आ सकते हैं। अगेन बाइंग सेलिंग का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और इसका फायदा किसको होगा? टाटा स्टील को होगा, जेएसडब्ल्यू को होगा, हिंदाल्को को भी इसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आप भारत फोर्ज को भी एक बार नजर में रख सकते हो, वेदांता को भी फोकस में रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा इनको होने वाला है, क्योंकि अंडरलाइंग डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और इंडिया में जो भी रियल एस्टेट ग्रो हो रहा है वो तो आपको पता ही है, उसमें भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? स्टील की डिमांड नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। इसके और एक स्टेप आगे जाते हुए हमने मैक्रो एनालिसिस किया हुआ है, जहां पे कुछ स्टॉक्स हमने ढूंढे, कुछ सेक्टर्स, कुछ कंपनियां हमने ढूंढी है जो कोयम्बतूर में काम कर रही है, कोई कोल्हापुर एरिया में काम कर रही है, बहुत छोटी कंपनीज है, बट नेक्स्ट लेवल डिमांड उनकी आ सकती है। पिछले 5-10 सालों में कोई बड़ा धमाका उन्होंने नहीं करा है, बट इस समय वो कर सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। एक डिटेल वीडियो में छोटे छोटे इस स्टॉक्स के ऊपर बना सकता हूं। अगर आपको वीडियो देखना है तो कमेंट करना स्मॉल। अगर आपके 1000 कमेंट आते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको वीडियो देखने मिलेगा। मराठी संकेत चैनल पे मैं पब्लिश करूंगा डिटेल वीडियो बना के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।